प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उषा। BLED थर्ड ईयर के बच्चों ने जिन्होंने बायोलॉजी सेकंड ऑप्ट कर रखा है उनके लिए आज हम यूनिट 4 में पढ़ाने जा रहे हैं वायु प्रदूषण। आज हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एयर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है और जो आपका वायु प्रदूषण है वो स्पष्ट रूप से उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो एयर है उसमें क्या है कि कुछ गैसेस हैं और मॉइस्चर है। ठीक है, तो उन दोनों का मिश्रण होता है एयर, और उसमें क्या होता है कुछ इनर्ट सब्सटेंसेस भी होते हैं, मतलब अक्रिय सब्सटेंसेस भी होते हैं। यदि हम विश्व के किसी भी हिस्से में शुद्ध वायु हम प्राप्त करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पाते। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ अन्य गैसेस और जो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं। इससे पहले कि एयर पोल्यूशन के बारे में हम बात करें, यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि शुद्ध वायु में क्या क्या तत्व होते हैं और शुद्ध वायु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए जानें इसके बारे में कि वायु क्या है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए कहीं पे हम जाते हैं और हम सांस नहीं ले पाते तो हमारा दम घुटने लगता है। इसका मतलब है कि जो वायु क्या है वो प्राण है ना, हमारी जान है। और जैसे ऐतिहासिक रूप से वायु का जो प्रदूषण है वो अग्नि के आविष्कार के साथ ही शुरू हुआ। वायु का प्रदूषण कैसे शुरू हुआ? जब अग्नि का आविष्कार हुआ, और इसके बाद आयरन और सोने की जो प्रोसेसिंग के साथ साथ इसमें क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। और कोयले का जब हमने उपयोग करना शुरू किया तो लगातार वायु में क्या हुआ, पोल्यूटेंट्स मिक्स होने लगे। 18वीं शताब्दी में जब वाष्प इंजन के आविष्कार के साथ साथ जो आपकी औद्योगिक क्रांति के साथ साथ प्रदूषण के नए युग का आरंभ हुआ। इस दौरान जो आपकी मोटर व्हीकल्स हैं उनमें क्या हुआ, वृद्धि हुई और बेतहाशा वृद्धि हुई। ठीक है, वर्तमान में जो आपका WHO के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो वायु का जो सामान्य ऑर्गेनाइजेशन है, सामान्य संगठन में जो आपके जो मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव परिवर्तन जो हैं, जो जीवन या जीवन के उपयोगी अजैविक संगठन पर क्या होता है, संगठक पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, वायु प्रदूषण कहलाते हैं। अब जो आपका एयर पोल्यूशन है, तो जो वायुमंडलीय प्रदूषण है विश्व की राजनीतिक सीमाओं से परे है। ठीक है, जो पोल्यूशंस होते हैं वो कोई भी कंट्री या कोई भी सीमा या कोई भी बाउंड्री नहीं देखते। ठीक है, ये अपने सोर्स से दूर के वायुमंडलों और मानवीय बस्तियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जहाँ भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जहाँ भी इन्वायरमेंट है, वहाँ ये क्या करेंगे, अपना इफेक्ट छोड़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की जो भी क्रियाकलाप हैं, ठीक है, उससे उत्पन्न प्रदूषण में जैसे आपके विद्युत ग्रह जो है, जैसे जो कोल्स पे आधारित माइंस हैं, ठीक है, एसिड रेन्स हैं, और आपके मोटर व्हीकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, और आपकी जो फॉरेस्ट में लगने वाली आग, ठीक है ना, तो फॉरेस्ट फ्यूल्स या कृषि कार्यों द्वारा उत्पन्न जितना भी वेस्ट है, सिगरेट का धुआं या हम कहते हैं रसोई का धुआं, ये क्या है, ये मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। इससे पूर्व इन फैक्टर्स पर विस्तार से चर्चा करें। वायु प्रदूषण का मनुष्य के स्वास्थ्य और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर भी दुष्प्रभाव होता है। आइए देखें। तो जो वायु के जो मुख्य प्रदूषक हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे मतलब गैसेस हैं जो स्पेशली वायु को क्या करती हैं, दूषित करती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हम सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल्स भी होते हैं जो एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूटेट करते हैं। उसके बाद जो आपके आयरन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन्स, कुछ आपकी मेटल्स भी होती हैं और रेडिएशंस। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, एयर पॉल्यूट होती है। आगे हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण के सोर्स क्या हैं। तो नेचर और जो ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज से वायु की दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। तो वायु प्रदूषण के दो मेन सोर्सेज हैं। पहला क्या है, नेचर, और दूसरा क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स की क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न बाई प्रोडक्ट्स। अब हम जाने कि नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से जिनसे कि एयर हमारी पॉल्यूट होती है। तो आपके नेचर में भी कई ऐसे सोर्स हैं जो वायुमंडल को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। कौन कौन से? जैसे आप ज्वालामुखी की क्रियाएं, ठीक है,
वैल्कोनीज आते हैं, दावाग्नि जैसे जंगल में आग लगती है जिसको दावाग्नि कहते हैं, ठीक है, और जैविक अपशिष्ट जो आपकी ज्वालामुखी के जो विस्फोट होते हैं, जो वैल्कोनीज होती हैं उनके द्वारा जो उत्सर्जित लावा होता है, ठीक है, चट्टानों के टुकड़े, ठीक है, जल वाष्प, उनकी जो आपकी एशेस होती हैं, राख, या बहुत सारी जो और अदर गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, वायुमंडल को पोल्यूट करती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो आपकी फॉरेस्ट फ्यूल्स हैं, ठीक है, या जो जंगल में लगने वाली आग के कारण जो एशेस बनती हैं, जो धुआं बनता है, ठीक है ना, वो सब गैसें क्या करती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं। जो आपके सैंडी क्षेत्र होते हैं, यानी कि दलदल वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थ जो होते हैं वो जब सड़ते हैं तो सड़ने के कारण क्या होता है, मीथेन गैस वायुमंडल में विसरित हो जाती है और वायुमंडल को प्रभावित करती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो दलदल जो मार्सी लैंड्स होती हैं, ठीक है, तो मार्सी लैंड्स में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अतिरिक्त जो आपका कोहरा है, ठीक है ना, जो फोक पड़ता है, या ये उल्कापात है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, और सी में पाए जाने वाले जो आपके ओर्स हैं, ठीक है, समुद्री खनिज भी वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभाते हैं। किंतु जो नेचुरल रिसोर्सेज से होने वाला वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत सीमित और कम हानिकारक होता है। अब जो मानवीय स्रोत हैं, जो मनुष्य जाति के विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है, तो वायु प्रदूषण के मुख्य मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं? पहला हम जानेंगे कि जो वनों का विनाश हो रहा है। होता क्या है कि मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ठीक है, तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, जो हमारी इनहेबिटेड लैंड है, यानी कि जो आवासीय लैंड है, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सभी में क्या हो रहा है कि जो इन सबकी वृद्धि की वजह से क्या हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, क्योंकि हमें इनके लिए हमें आपूर्ति इनकी करना है, ठीक है, हमें इनकी डिमांड पूरी करनी है, हमें उसके लिए लैंड चाहिए, तो हम लैंड के लिए क्या करते हैं, हम वनों को काटते हैं, ठीक है। तो वनों की उपस्थिति में क्या होता था कि जो इन्वायरमेंट होता था, इकोसिस्टम जो होता था वो बैलेंस रहता था, लेकिन वनों का जब से हम विनाश करने लग गए हैं तो हमारा इकोसिस्टम कैसा हो गया, डिसबैलेंस्ड हो गया है। अब हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो भी कल कारखाने हैं, चाहे वो छोटे हों, मीडियम हों, या इन लार्ज स्केल वाले हैं, तो उन सभी से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के स्रोतों में उद्योग क्या है, मेन फैक्टर्स हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद संपूर्ण विश्व में क्या हुआ कि औद्योगिकीकरण हुआ, और लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि एयर पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। इंडस्ट्रीज की जो चिमनियां हैं उनसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर के अनऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वेपर्स, और जो आपका क्या होता है, धुआं, ठीक है, इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। आगे हम देखेंगे कि जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस तरह से एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जनसंख्या की जब वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़ा, ठीक है। और जो स्वचालित वाहनों में जो आपका पेट्रोल और डीजल के जब कंबशन होता है, ठीक है, तो इसके कंबशन की फलस्वरूप क्या होता है कि वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है, धुआं, और देखिएगा लेड, पीवी जो होता है वो भी एयर पोल्यूटेंट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वचालित वाहन द्वारा 1 गैलन पेट्रोल का यदि दहन होता है, ठीक है, 1 गैलन पेट्रोल के दहन से 5 × 20 लाख घन फीट वायु प्रदूषित होती है। अब आप सोचिए कि जब 1 गैलन पेट्रोल के कंबशन से 5 × 20 यानी कि 5 दूनी 10, 100 घन फीट, 100 लाख घन फीट वायु प्रदूषित होती है, तो दिन भर में हम कितनी वायु को प्रदूषित करते हैं। अब विश्व के सारे देशों में यदि वाहनों की संख्या आप देख रहे हैं तो निरंतर बढ़ रही है, और उससे उत्पन्न परिणाम समय समय पर क्या होता है, दिखता है। जो आपको कोहरा दिखता है वो बाकी में क्या होता है, कोहरा नहीं होता, वो क्या होता है, पोल्यूशन के द्वारा एयर पोल्यूशन की एक लेयर बना लेता है एनवायरनमेंट में ऊपर। तो वो आप क्या देखते हैं, आप सोचते हैं कि वो कोहरा है, जबकि वो कोहरा नहीं है, वो क्या है, एयर पोल्यूशन है। तरह तरह की जो गैसेस हैं जिन्होंने वातावरण में क्या किया है, एक लेयर बना ली है, ठीक है। तो एक अध्ययन के अनुसार हम देखें तो 33% वायु जो प्रदूषण है वो वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण,
ठीक है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो देश के बड़े शहरों में निर्धारित मानकों से वायु प्रदूषण का स्तर 2-3 गुना अधिक है। एक अनुमान के अनुसार यदि हम देखें तो दिल्ली में 70 लाख वाहन और मुंबई में 2 लाख से ज़्यादा ऑटो रिक्शा और 9 लाख से ज़्यादा यात्री कारें, करीब 10,000 टैक्सी और 25,000 से ज़्यादा बसें और 3 लाख से ज़्यादा कॉमर्शियल जो व्हीकल हैं वो हैं। लखनऊ में आप देखें तो सड़क पर वर्तमान में मौजूदा स्थिति में 10 लाख वाहन, हर रोज 200 नए वाहन जुड़ जाते हैं। जयपुर में 15 लाख वाहन, बेंगलुरु में 31 लाख वाहन हैं। घरेलू कार्यों से देखें किस तरह से एयर पोल्यूट होती है, तो मानव जीवन में संचालन के लिए हम देखते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, इनमें घरेलू कार्य, उद्योग, कृषि, ट्रांसपोर्टेशन आदि सम्मिलित है। घरेलू कार्यों में जैसे कि फूड कुकिंग है, ठीक है, वाटर को बॉईल करना है आदि में कोयला, लकड़ी, कंडे या मिट्टी का तेल आदि गैसों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है तो कुछ गैसेस क्या होती हैं, निकलती हैं, और इन जैविक ईंधनों के दहन के फलस्वरूप विभिन्न विषैली गैसों का भी निर्माण होता है जो वायुमंडल में क्या होती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, धुआं जैसे प्रदूषक निकलते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स थे जैसे कि लकड़ी, ठीक है, कोयला या कंडे जिनको हम उपले भी कहते हैं, की तुलना में जो रसोई गैस जो LPG है गैस है की तुलना में जो रसोई गैस अधिक प्रदूषण करती है। आधुनिक हमारे घरों में जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, ACs हैं, ठीक है, इनका भी एक प्रयोग एक सामान्य सी बात है। इन विद्युत चालित जो भी अपरेटस हैं उनसे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs वायुमंडल में क्या होती हैं, उपस्थित ओजोन लेयर की विनाश का सबसे अधिक क्या है, उत्तरदायित्व फैक्टर है। अब देखेंगे जैसे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं तो उनसे निकलने वाली कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा, उसके अनुपात में बिजली की मांग भी बढ़ी। ठीक है, जिसकी पूर्ति चाहे तो कोल, नेचुरल गैसेस, ठीक है, और आपके जितने भी मिनरल ऑयल्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के द्वारा की जाती हैं। अब जो आपकी बिजली घरों में कोयला, तेल और गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इनकी चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न गैसें, कोयले की राख के कण वायुमंडलीय प्रदूषण के मुख्य फैक्टर्स होते हैं। 1000 मेगावाट की क्षमता वाले जो आपके थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उनको एक वर्ष में 2,60,000 टन से आपका 1,04,000 टन तक राख निकलती है। अब भारत में 54% बिजली का उत्पादन क्या होता है, कोयले से ही होता है। तो भारत में 54% बिजली का उत्पादन कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन से ही होता है। अब हम देखेंगे कि कृषि कार्यों से किस तरह से हमारा एयर पोल्यूट होता है। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन के फलस्वरूप हमारे देश में कृषि कार्यों में क्या हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बढ़ा, इसके साथ साथ हमने इंसेक्टिसाइड्स का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो जो हमारे जो हम जैसे स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के दौरान क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में इन्वायरमेंट में ये स्प्रे क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं या हम कहें डिज़ोल्व हो जाते हैं और शुद्ध वायुमंडल का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संगठन होता है, उसको क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे जो आपके इंसेक्टिसाइड केमिकल्स का स्थायी प्रभाव अधिक खतरनाक है क्योंकि ये अपघटित होने में बहुत लंबा समय लेते हैं या अपघटित नहीं होते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे जो केमिकल्स हैं जिनको हम डालते हैं किसमें, कृषि कार्यों में, जैसे कि CDT है, BHC है, डिएल्ड्रिन है और एंडोसल्फास है। इनको हम डाल तो देते हैं लेकिन होते क्या है कि ये डिग्रेड नहीं होते बहुत समय तक। देखिए, जब डिग्रेड नहीं होते तो क्या करते हैं, पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। आगे हम देखेंगे माइनिंग, खनिज गतिविधि के दौरान विभिन्न विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है जो कि वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है। विभिन्न खनिजों के जो हम डिगिंग करके जो उत्खनन करते हैं से उत्पन्न महीन कण भी एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो एयर पोल्यूशन है उसको बढ़ावा देते हैं। भूमिगत खादानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। और जो आपके न्यूक्लियर
जो आपके नाभिकीय खनिजों के उत्खनन के समय उनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो भी बहुत तरह से विभिन्न व्याधियों का कारण है। आगे देखेंगे जो रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थों से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस कंटिन्यू निकलती हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीवधारी उनके लिए अत्यंत हानिकारक है। ठीक है, मॉलिक्यूलर जो एक्सप्लोजन्स होते हैं और जो आपके मॉलिक्यूलर जो हम वो बनाते हैं हथियार, उनके परीक्षण के दौरान, उनके टेस्ट जो होते हैं, उनके टेस्ट के दौरान क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से जो रेडिएशंस निकलती हैं और जो हीट निकलती है वो वातावरण में क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है और वातावरण को, वायुमंडल को क्या करती है, प्रदूषित करती है। वहीं हम देखेंगे कि जो एटॉमिक एनर्जी संयंत्रों में जो तकनीकी और मानवीय त्रुटियों से जब कभी रेडियोधर्मी विकिरण बाहर आते हैं, रेडिएशंस बाहर आते हैं, तो वे क्या करते हैं, वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। आगे हम देखेंगे केमिकल सब्सटेंसेस और सॉल्वेंट्स कैसे एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। तो हमारे जो नेचर में पाए जाने वाले या जो हम कुछ सिंथेसाइज करते हैं कुछ ऐसे पदार्थ, जिससे क्या होता है कि भौतिक और रासायनिक जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनसे हमारा जो वायु है वो प्रदूषित होती है। जो हमारी जितनी भी लैब्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें उपयुक्त होने वाले अनेक सॉल्वेंट्स के द्वारा भी प्रदूषण फैलता है। रसायनों से संबंधित कुछ उद्योग से, जैसे कि रबर, पेंट, प्लास्टिक्स, ठीक है, आदि के निर्माण के दौरान भी कुछ पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो इवोपरेशन के दौरान क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। अब हम देखेंगे विकसित देशों में, विकसित देशों की निर्यात सामग्री, जो आपके विकासशील देश है वो विकसित राष्ट्रों से, जो कि प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, ठीक है, जो हमारे विकसित देश हैं, अनेक वस्तुओं का हम उनसे आयात करते हैं। विकसित देशों से सस्ते में मशीन एवं अन्य सामग्री घटिया एवं पुरानी होने के कारण प्रदूषण फैलाती है। विकसित राष्ट्रों में अनेक प्रतिबंधित घातक रसायन विकासशील राष्ट्रों को सस्ते दामों पर या दान में दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता है और हम सस्ता समझ के उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। आगे हम जानेंगे कि जो आपका एयर पोल्यूशन है वो किस तरह से प्लांट्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे थे कि हम जो मानव हैं वो प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं वो भी वायु प्रदूषण से उतने ही प्रभावित होते हैं। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव वनस्पति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे एसिड रेन्स है या धूप, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड्स, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी कुछ है वो पौधों की श्वसन, ठीक है, पौधों की ग्रोथ, उनकी फ्लावरिंग, ठीक है, फ्रूटिंग आदि क्रियाओं में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे बच्चों की यहाँ पे थोड़ी बहुत एक आध शब्द की मिसप्रिंट हो सकती है, तो उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से जो क्या होता है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल कम होने के कारण क्या होता है, क्लोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में जो उनका जर्मिनेशन है उनमें कमी आ जाती है और जो सीड्स और फ्रूट्स बनने में क्या होते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड से पत्तियों का छोटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, पत्तियों के, उससे पत्तियों की साइज़ छोटी हो जाती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फ्लोराइड से पत्तियों के किनारे एवं जो एपेक्स होते हैं, शीर्ष कोशिकाओं में क्या होती है, इंजर्ड हो जाती हैं। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पत्तियों में स्टार्च की मात्रा को कम कर देता है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो पारा है या सीसा है, कैडमियम है, इस जो मरकरी, लेड और कैडमियम जैसे जो कण होते हैं, जो कणीय पदार्थ जो होती हैं, पौधों में क्या करते हैं, क्लोरोसिस उत्पन्न करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। सीमेंट और कोयले क्षेत्र में कलियों का मृत होना भी एक समस्या है। जहाँ पे सीमेंट वाली फैक्ट्रीज लगी होती हैं या कोयले का काम होता है, तो वहाँ पे क्या होती हैं, जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। जंतुओं पे देखें तो वायु प्रदूषकों का दुष्प्रभाव जीव जंतुओं पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। फ्लोराइड युक्त प्रदूषक घास स्थूलों में जमा होकर जो हमारी फूड चेन में प्रवेश करके जंतुओं को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है। वायुमंडल पर वायु प्रदूषकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी पॉइजनस गैसेस, ठीक है, उनके जो पार्टिकुलेट मैटर्स इत्यादि क्या होते हैं, वायु प्रदूषकों से वायुमंडल के आदर्श जो हमारा गैसीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें विभिन्न तरह की गड़बड़ियाँ उत्पन्न करते हैं। अब जो हम जाने कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या करें जिससे कि हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड ना हो।
हम जानेंगे कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि जो हमारी एयर है जो पॉल्यूटेड ना हो। तो हमें कुछ उसके लिए उपाय करना पड़ेंगे। तो वायु प्रदूषण के घातक प्रभावों को देखते हुए मालूम है विश्व के जो हमारे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने 1950-60 के दशक के बाद से ही तेजी से जो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय और विकसित टेक्निक्स का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ सभी जितने भी हमारे संपर्क क्षेत्र हैं या जितने भी हमारे न्यूक्लियर स्तर के स्थलीय औद्योगिक हैं उद्योग हैं विकेंद्रीय और संभावित जितने भी प्रदूषण के क्षेत्रों के निकट अनेक प्रकार के हमने कंट्रोलिंग और हमने प्रबंधन संबंधी कार्य प्रारंभ किए हैं। यहाँ ऐसे सभी स्थान या जितनी भी भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं उनके किनारे प्रदूषण मापने वाले यंत्र लगाए जा चुके हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं आपकी व्हीकल्स में देखते हैं कि कितना प्रदूषण आपकी व्हीकल के द्वारा हो रहा है तो उसको मेज़र करते हैं। प्रदूषण की सभी दशाओं में अधिकतम सहनशीलता की सीमा भी व्यापक रूप से निश्चित की जा चुकी है। सभी जो प्रदूषण पैदा करने वाले जो कारखाने हैं, ठीक है, उनमें प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंध हेतु वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा एक निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही उपकरण और विशिष्ट तकनीकी का प्रयोग भी किया जाने लगा है। कि मतलब उन पे जितने भी उनकी फैक्ट्री से जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, चाहे वो चिमनी से धुआं निकल रहा हो, ठीक है, तो वो सब क्या है कंट्रोल्ड वे में एग्जिट हो। अब हम जानेंगे कि जो वायु प्रदूषण है उसको रोकने में जो प्लांट्स हैं उनका बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है। पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अतः सड़कों, नहर, पटरियों और रेल लाइन्स के किनारे और उपलब्ध जहाँ पे भी हमें रिक्त भूमि दिखाई दे वहाँ व्यापक रूप से हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जो वायुमंडल है वो भी शुद्ध हो सके। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट हरी पट्टियाँ विकसित की जानी चाहिए, जिससे ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जो चिमनियों के धुएं से आसानी से नष्ट ना हो और जो घातक गैसें हैं उनको अवशोषित करने की वो क्षमता रखते हैं। इस दृष्टि से पीपल और बरगद आदि के जो प्लांट्स हैं उनका रोपण करना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को प्रयास करना चाहिए कि वायुमंडल में फैलने वाले जो घातक गैसें हैं, घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखें, जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाए। आगे हम देखेंगे कि जो पेट्रोल की जो कार है, पेट्रोल कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने से वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार की कारों में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। घरों में धुआं रहित ईंधनों का जो है उसके प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, जो कोयला है, जो वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, का प्रयोग कुछ कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी अल्टरनेटिव जो एनर्जीज हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। हमारा जो वायुमंडल है हमारे स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस तथ्य के विपरीत हमने विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों को इस सीमा तक परिवर्तित कर दिया है जिसका इनडायरेक्ट दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इस स्थिति में ध्यान न देना, ये समझ लीजिए कि बहुत ही हमारे लिए क्या होगा, घातक होगा। अतः हम सबको मिलकर इस धरती पर प्रलयकारी जो स्थितियां हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ना कि उनको हमें अनदेखा करना है। तो वायु प्रदूषण से उत्पन्न जितनी भी समस्याओं को हम भले ही रोक तो नहीं सकते, परंतु कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपायों से कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और उसके और अधिक वो ना बढ़े, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी के उपाय में हम क्या करते हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे, ठीक है। और बाकी की आप जो हमने अभी आपको एयर पोल्यूशन का जो लेक्चर दिया वो आप एज ए नोट्स उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो आपकी ऑप्शनल बुक्स में बायोलॉजी की जो बुक्स है वो ना हिंदी में ही उपलब्ध है और ना इंग्लिश में ही, ठीक है। इसलिए आप हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और उसको राइट डाउन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। बाकी की हमारी ई बुक्स किंडल पर पड़ी हुई हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उनके सिलेबस के हिसाब से ही हमने क्या किया है, वो उसको डिज़ाइन किया है। हमारा ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार से है blednotes@gmail.com। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी blet.in की साइट को विजिट कीजिए,
हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी भी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।